Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter New Centers of Power, and under this chapter, we have completed our discussion, and now we are doing the questions. We are discussing the questions. In the previous class, we have discussed two questions. The first one was explain European Union as a new center of power, in which we have discussed the positive points, or we can say the strength of the EU, how European Union is a powerful organization. And then we have also discussed about ASEAN as a new center of power. And now we are doing this explain SAARC as a new center of power. In such question, your answer must start with introduction. And in introduction, you must write the year in which this organization came into existence. Like SAARC was started in the year 1985, and after that you will have to give the ऑब्जेक्टिव, है ना. इंट्रोडक्शन में आपको ईयर बता देना है. अगर जिस ट्रीटी से अगर किसी ट्रीटी से इसका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है तो उस ट्रीटी का भी नाम बताना है, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने. और अगर सपोज अगर हम साथ को देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डायरेक्टली बुक में नहीं दिया है ना. तो ऐसे केसेस में जब भी कोई भी इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं तो उसके पीछे जो मेन पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन अचीव करना, और उस कोऑपरेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना. एंड ये तो एकदम मोस्ट हर किसी कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन एम तो यही होता है कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करके उस पूरे रीजन का और मेंबर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. तो उसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी जो इंटरनेशनल और जो इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वो सब में ये चलेगा. तो इस ऑब्जेक्टिव लिखते हुए फिर हम लोग आएंगे कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ सार्क, और वी कैन से व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ सार्क. तो सार्क के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं दिखते हैं. उसको वो दैट पार्ट विल गो इन कंक्लूजन. तो अभी आपने इंट्रोडक्शन में ईयर और ऑब्जेक्टिव लिख दिया, और अब इसके हम लिखेंगे व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. So the first point is the countries of SAARC belongs to third world countries, and the most powerful country is India. Okay, and now we come to the second point. There is that spirit of cooperation among the member countries, and we can say that yes, the member countries want to cooperate with each other, and the proof is SAFTA, South Asian Free Trade Agreement, which was signed in the year 2004, and then it was implemented in 2006. So this also makes it a reason which can grow very in a very positive manner. Okay, so other than these strong points, we have no strong points in this SAARC. Okay, and now we come to conclusion.
अगर ये 60 का क्वेश्चन आता भी है तो ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं। इसका जो एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग उस पर आएंगे, बट यहाँ पर जो हम देखेंगे 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी इम्पॉर्टेंट कि वाई इट इज़ नॉट एबल टू प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कंक्लूजन में हमें यही बताना है कि बिकॉज ऑफ conflicting relation between India and Pakistan, the association is not uh, playing a very effective role in the world politics. So there is need to resolve the problems between these two countries, and then only we can think of this association to be effective in the world politics. So that will be your conclusion. ओके अभी इसके साथ के से रिलेटेड दूसरी क्वेश्चन आएंगी। फिलहाल हम लोग हमने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कर लिया। ब्रिक्स का भी जो क्वेश्चन आएगा वो लेंदी नहीं होगा, वो बहुत कम मार्क्स में ही आएगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स में ही आएगा। यूरोपियन यूनियन का जो इस तरह का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन यूरोपियन यूनियन एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, वो 4 मार्क्स में आता है। और आसियान का भी क्वेश्चन अभी तक में नहीं आया, बट दैट क्वेश्चन ऑल्सो कम एज इन 4 मार्क्स, है ना। और ये 2 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ब्रिक्स भी अभी एक नया टॉपिक है, तो इसमें भी हमें ब्रिक्स की भी स्टार्टिंग वैसे ही करनी होगी। जो इसका इंट्रोडक्शन देंगे उसमें हम बताएंगे किस ईयर में ये एक्सिस्टेंस में आया, देन member countries and then objective। ये सब कुछ देखते हुए इसका आंसर जो मेन क्वेश्चन है वो जब हम बताएंगे तो उसमें हम इसकी स्ट्रेंथ जो बताएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं दे आर द इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना। The member countries are emerging as powerful economic The member countries are emerging as powerful economic and political centers of power in contemporary world politics. So this is all about BRICS। BRICS के बारे में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है। अभी बहुत ज़्यादा इसके टाइम नहीं हुआ है, जैसे हमने देखा कि इट वॉज फाउंडेड इन 2006। तो अभी जितनी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें इतना ही बताना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हमने देखा उसके बारे में ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि हमने इंडिया को कंसिडर किया, एक्सप्लेन इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। इसमें सारे फैक्टर्स आपको लिखने होंगे। और दिस क्वेश्चन may come in 4 marks as well as 6 marks। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन, तो आपको इंडिया का जो इंट्रोडक्शन होगा वो जो लोकेशन है, इम्पॉर्टेंट लोकेशन इंडिया का है उसको बताते हुए, देन इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 200 ईयर्स, और इसने 1947 को इसको इंडिपेंडेंस मिला। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स मेन फैक्टर्स होंगे। इसके बाद अलावे जो मिलिट्री फैक्टर्स हैं कि किस तरह से इसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। देन जो चीज़ें हमने डिस्कस किया था, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अचीवमेंट है,
उसको देना होगा। इसके अलावे जो चीज़ें हैं, इसके जो नोट्स हैं, दैट दोज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय मी। जो भी हमने जिन जिन पॉइंट्स को इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर में डिस्कस किया है, वो सारे पॉइंट्स आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं को आपको इसमें लिखना है कि कौन कौन सा इसका स्ट्रेंथ है। लाइक द सेकेंड, इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना। एंड इसकी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी पुरानी है। देन जो जैसे आयुर्वेद है, योगा है, इनका जो इम्पोर्टेंस है कल्चरली, इसको हम सॉफ्ट पावर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने जब यूएस की हेजेमनी को डिस्कस किया था तो देखा था सॉफ्ट पावर, तो वैसे ही इंडिया का भी सॉफ्ट पावर में कल्चरल जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड, आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस को समझा गया। तो ये सब कुछ करके हम लोग इसका, आई विल गिव यू द मेन कंटेंट कि कौन कौन सा स्ट्रेंथ है इंडिया का। लेकिन उसके भी जब कंक्लूज़न में हम जाएंगे तो कंक्लूड करेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, देन अदर प्रॉब्लम्स लाइक conflicting relationship with Pakistan as well as China, these all will come in conclusion कि क्या weaknesses हैं हमारे, ठीक है। इसी तरह से रसिया को भी हमने डिस्कस किया हुआ, उसके भी पॉइंट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और इज़राइल, ठीक है। अब जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दीज आर जनरलाइज्ड क्वेश्चन, है ना, जो कि आपको मतलब वो तो प्रिपेयर करना ही है। जो मेन कंटेंट है वो यही है कि इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, इज़राइल एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, रसिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो वो तो मेन कंटेंट है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको एक मेन सेंटर ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर बना रहे हैं। अब उसके अंदर से बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग उस पर जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। Now we see the first question, how European Union came into existence। किस तरह से यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया। इसमें आपको सारा उसका जो टाइमलाइन हमने देखा था, किस तरह से मार्शल प्लान जो है वो प्रिपेयर होता है, और उसके बाद मार्शल प्लान के बाद उस जो फाइनेंशियल हेल्प अमेरिका से मिलना था उसको चैनलाइज करने के लिए OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। और इस तरह से जो कोऑपरेशन का जो काम है वो आगे बढ़ता है, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑन 7 फरवरी 1992। तो ये पूरा जो टाइमलाइन हमने डिस्कस किया था इसमें सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर इस तरह का क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, इधर 4 और 6, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें मिलता है, वाई डिड EU come into existence, क्यों EU की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। What was the need of EU? EU की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी यूरोपियन यूनियन की क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी। जो क्रेडिटर्स की कंट्री थी वो डेब्टर्स की कंट्री में बदल चुकी थी। तो इस कारण से इसको ये यूरोपियन इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन की नीड थी, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आया। मैक्सिमम 1 मार्क और 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट्स इसको हम कह सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है बट इट मे कम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन पॉलिटिकल वन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी, फिर हमने इसको डिस्कस किया है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊँगी तो, है ना। द स्टेटमेंट इज द यूरोपियन यूनियन
has evolved over time. From an economic union to increasingly political one. ठीक है, explain the statement. तो जैसे कि हमने देखा था, यूरोपियन यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली फॉर इकोनॉमिक पर्पस बिकॉज देयर वाज नीड टू कोऑपरेट इकोनॉमिकली एंड दैट इज द रीजन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. What we find that with the passage of time, this European Union started to take started to play the role of political organization, है ना. तो ये इसी को हमें बताना है. एंड नाउ वी सी दैट, इसमें आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें मेन जो चीज़ें आएंगी वो यही है कि यस इट स्टार्टेड एज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना. But now it is behaving, it is acting like a nation state. Like we have seen that in the year 1973 there was first time there happened 1979 पहली बार जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन हुआ. तो इसको मैं यहाँ पर हटा रही हूँ. इसमें जो मेन पॉइंट्स आपका आएगा वो मैं बता दूँ. हाउ यूरोपियन यूनियन इज एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग an economic organization. It has started to act like a political organization. क्यों? उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है. तो हम इसमें सबसे पहला जो हमारा होगा वही हो गया कि यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए 1979 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूरोपियन पार्लियामेंट का. देन सेकेंड पॉइंट हम देंगे कि जो EU है उसका हम क्या देखते हैं कि एक फ्लैग है ना. इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग. इसमें आप फ्लैग को अगर ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन वही या तो 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, ठीक है, आएगा. तो फ्लैग को आप डिस्क्राइब भी कर सकते, यू कैन डिस्क्राइब द फ्लैग एज वेल. देन यू विल सी दैट द यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स एंथम ऑल्सो, है ना. इसका एंथम है, इसका फाउंडिंग डेट है, या तो उसको एंथम एंड फाउंडिंग डेट. Then fourth one is common currency. This common currency is also it is not only something which is related to economy, but it is also related to give it a political single identity दे रहा है, political identity. तो उस हिसाब से ये important है ना. तो ये सारी चीज़ें हो गई हमने कर लिया. एंड देन वी सी दैट द कंट्रीज हैव some form of common foreign and security policy. Member countries have
member countries have some form of a common foreign and security policy. ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो हम इसको देख रहे हैं कि इस कारण से ये एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह से काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। बट इसके कंक्लूज़न में हम देंगे कि कुछ इसके फेलियर्स भी हैं, कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जिसने किए so that it can work, it can play the role as a political unit, but that was not successful. Like the effort for making a common constitution for all the countries of the European Union, that effort was not successful, है ना। तो कंक्लूज़न में हम यही देंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको इसके पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करने में ऑब्स्ट्रक्शन है। लाइक पहला हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एफर्ट हुआ, effort for making common constitution was a failure, है ना, वो एक फेलियर था। और क्या हुआ, इसके अलावे हम ये भी देखते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसमें कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि ईयू को नहीं अपनी सॉवरेन पावर का कोई भी पार्ट देना चाहते हैं, है ना। कई बार कुछ न्यू मेंबर्स को इंक्लूड करने में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे एक तो हमने कर दिया कि एफर्ट फॉर मेकिंग कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ फेलियर, एंड देन सेकेंड हम कहेंगे कि इन मेनी कंट्रीज पीपल आर नॉट विलिंग, you are able to see na in many countries people do not want to give the EU part of its sovereign power. Okay, I'm just reading it again so that there should not be any kind of confusion. कंक्लूज़न में आपको देना है कि क्या वीकनेसेस रहे हैं, है ना। वीकनेस में हमारा सबसे पहला तो यही हो गया कि जो एफर्ट फॉर मेकिंग कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ फेलियर, एन एफर्ट वाज डन कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए ईयू का, लेकिन वो बन नहीं पाया। देन अनदर प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर, लाइक इन मेनी कंट्रीज people do not want to give the European Union part of its sovereign power, ठीक है, अपने sovereign power के पार्ट को वो नहीं देना चाहते। तो ये चीज़ें जो हैं इसके रास्ते की रुकावट है। तो इसके बाद हम EU के रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको करेंगे। Like there can be a question, explain some weak points of European Union. The question is explain यूरोपियन यूनियन की वीकनेसेस क्या है, कहाँ पर वो वीक हो जाता है, ठीक है, क्यों वो वीक हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं इसको वीक करने वाली जो
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कई बार दे हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज़ विच आर मेनी टाइम्स कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, है ना। तो दैट दिस इज, इसका एक एग्जांपल भी हमने दिया था। पहले मैं वो सेंटेंस लिखूंगी, देन एग्जांपल आपको याद कराऊंगी कि कौन सा एग्जांपल था, है ना। तो पहली चीज़ जो है वो यही है कि मेंबर कंट्रीज have their own member countries have their own foreign policy, foreign relations and defense policies which are many times contradictory to each other. If we see the example of that attack done by America on Iraq in the year 2003, in that attack we have seen that UN has not given permission for the attack. Still America attacked Iraq, and in this attack of America, more than 40 countries were with America. And if we see the countries of European Union, the member countries of European Union, we find that Britain was with America. एट दैट टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर थे और उन्होंने पूरी तरह से यूएस को सपोर्ट किया था, बट जर्मनी एंड फ्रांस वेर नॉट विथ दिस डिसीजन ऑफ अमेरिका. दे डिड नॉट सपोर्ट दिस डिसीजन ऑफ अमेरिका. तो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी. ये आपके स्ट्रेंथ को कम करता है एज अ यूनिट. ठीक है. देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि बहुत ही हमने इसको भी डिस्कस किया था, दैट वाज यूरोस्केप्टिज्म, है ना. दो यूरो इज अडॉप्टेड एज कॉमन करेंसी, है ना, देन स्टिल वी सी दैट बट देयर आर many countries who have not adopted euro as their currency. तो ये भी यूरोपियन यूनियन को कमज़ोर बनाता है ना. जिसमें कि हमने जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि राइवलरी बिटवीन मेंबर कंट्रीज़ के बीच राइवलरी रही है, जिसका कि एग्जांपल हमारा फ्रांस और ब्रिटेन है. इनके बीच में काफ़ी लंबी, मतलब पुरानी दुश्मनी थी. एंड इस कारण से हमने इसको डिस्कस बताया भी था कि फ्रांस ने 2 बार वीटो करके ब्रिटेन को इसका मेंबर बनने से रोका. अल्टीमेटली बन गया ब्रिटेन, बट शुरू में ब्रिटेन को रोका गया था फ्रांस की तरफ से. तो वो राइवलरी भी हमें नज़र आती है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में. एंड देन वी विल विद द लास्ट पॉइंट, ब्रेक्सिट. ब्रिटेन जो है वो आज के समय में रेफरेंडम करके इससे अलग हो चुका है, ईयू को छोड़ चुका है, जो कि ईयू को के लिए बहुत बड़ी वीकनेस है. जैसे हमने जब उसके उन पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि कैसे ये पावरफुल बनता है, तो उसमें हमने देखा था कि 2 कंट्रीज़ जो हैं इसके दे आर द परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल. तो अब वो 2 कंट्री एक्चुअली नहीं रह गए. एक्चुअली देयर इज़ ओनली 1 कंट्री विच इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दैट इज़ France, because Britain is no more a part of European Union. So these are the weaknesses, and whenever you give any point, you must support, if possible, if example is there, then you must support your point with the example, then your answer will be enriched. और जितने facts आप साथ साथ में देते जाएंगे उतनी अच्छी बात होगी. ठीक है. तो हम लोग इसी तरह से questions को
कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।